नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसीएस जेओ में। दोस्तों देखिए, आज से हम निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन स्किल पे, अभियोग्यात्मक कौशल पे ये टेस्ट शुरू कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है सीसैट का, जीएस सेकंड पेपर का। निगेटिव मार्किंग है। पहले लोग या तो छोड़ देते थे या तो छोड़ते तो नहीं थे, करके ही आते थे, लेकिन वह भाग्य पे निर्भर रहता था, क्वेश्चन सही हो या गलत हो। यह एक मजबूत पक्ष नहीं होता है लोगों का, लेकिन इस बार कोई भी पक्ष आपको कमजोर नहीं छोड़ना है, क्योंकि 33% पाना है निगेटिव मार्किंग के साथ। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इस टेस्ट से जुड़ें और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको मदद काफ़ी मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। निर्णय क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि संबंधित नहीं है? जो निर्णय क्रिया डिसीजन मेकिंग है, उनमें से कौन सी गतिविधि उसमें संबंधित नहीं है निर्णय क्रिया से? प्लानिंग, स्टाफिंग, बजटिंग और रिपोर्टिंग। आयोजना, कर्मचारी चयन, बजट या फिर रिपोर्टिंग, इन चारों में से निर्णय क्रिया में, डिसीजन मेकिंग में कौन गतिविधि संबंधित नहीं है? दोस्तों, निर्णय क्रिया में याद रखिएगा, रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि प्लानिंग की आवश्यकता होती है, कर्मचारी चयन, स्टाफिंग की आवश्यकता होती है, बजटिंग की आवश्यकता होती है निर्णय क्रिया में, लेकिन निर्णय क्रिया रिपोर्टिंग से संबंधित नहीं है। तो डी इसका सही होगा उत्तर। ठीक है, रिपोर्टिंग गतिविधि निर्णय से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निर्णयन से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है, छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा। हाँ, प्रत्येक निर्णय दो विचारों पर आधारित होता है। यह बिल्कुल सही है कि प्रत्येक निर्णय दो विचारों पर आधारित होता है, निगेटिव या पॉजिटिव। वास्तविकता विचार को असत्य नहीं सिद्ध किया जा सकता। वास्तविक विचारों को असत्य नहीं सिद्ध किया जा सकता। वास्तविकता विचार होता है, एक मूल्य विचार होता है। तो वास्तविकता जो विचार होता है उसको असत्य नहीं सिद्ध किया जा सकता, ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना। मूल्य विचार का परीक्षण हो सकता है, यह गलत है दोस्तों। जो मूल्य विचार होते हैं उनका परीक्षण नहीं होता है, क्योंकि ये आधार होते हैं ये। ठीक है, तो ये सी गलत हो गया, तो उत्तर नहीं मिल गया। लेकिन चौथा भी देख लीजिए, उद्देश्यों तथा साधनों का अपना महत्व होता है, ये तो बिल्कुल सही है। तो मूल्य विचार का परीक्षण नहीं हो सकता है, यहां पर हो सकता है दिया, इसलिए सी इसका उत्तर होगा। जिम्मेदारी, जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी व्यक्ति की बाध्यता है, बिल्कुल सही है। जिम्मेदारी जब मिलती है, कहते हैं ना कि हम तो जिम्मेदारी से बंधे हुए हैं, है ना। तो व्यक्ति की बाध्यता होती है, यह दो प्रकार की होती है, यह भी बिल्कुल सही है। अभी मैं आपको बताता हूं किन दो प्रकारों की होती है। प्राधिकार के साथ रहती है, अर्थात जिम्मेदारी के साथ प्राधिकार भी, जब प्राधिकार मिलता है तो जिम्मेदारी अपने आप उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और जवाबदेही, जिम्मेदारी और जवाबदेही एक ही चीज है। स्पष्ट है कि तीन सही है, ये 1 2 3, और चौथा ही गलत लग रहा है, क्योंकि जिम्मेदारी और जवाबदेही एक ही चीज नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए इतना ज्यादा लड़ाई न लड़नी पड़ती, है ना। तो जिम्मेदारी और जवाबदेही एक ही चीज नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर बी होगा, 1 2 और 3। आगे बढ़ते हैं, बी इसका उत्तर होगा। देखिए, जिम्मेदारी दो प्रकार की होती है। जिम्मेदारी से आशय अपने कर्तव्यों को पूरा करने की एक व्यक्ति की बाध्यता से है। जिम्मेदारी दो प्रकार की होती है, संचालन जिम्मेदारी और अंतिम जिम्मेदारी। ठीक है, पहली जिम्मेदारी अर्थात संचालन जिम्मेदारी अधीनस्थों को सौंपी जा सकती है, लेकिन दूसरी अर्थात अंतिम जिम्मेदारी अधीनस्थों को नहीं सौंपी जा सकती है। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। पहली जिम्मेदारी अर्थात संचालन जिम्मेदारी अधीनस्थों को, अपने अधीनस्थों को सौंपी जा सकती है, लेकिन दूसरी अर्थात अंतिम जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। अंतिम जिम्मेदारी प्राधिकारी की ही होती है। प्राधिकार और जिम्मेदारी अंतर संबंधित और समानुपातिक हैं। जहां कहीं भी प्राधिकार का प्रयोग होता है वहां जिम्मेदारी भी पैदा हो जाती है। जवाबदेही नैतिकताओं के आधार पर नियमों के प्रति होती है।
प्राधिकार श्रेष्ठ के प्राधिकार की वैधता अधीनस्थ द्वारा की गई स्वीकृति है। जवाबदेही उत्तरदायित्व नहीं होता। जवाबदेही और जिम्मेदारी एक चीज नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तरदायित्व से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? उत्तरदायित्व से संबंधित, उत्तरदायित्व एक व्यक्ति का परस्पर रूप से निर्धारित परिणामों को प्राप्त करने की बाध्यता है। परिचालित उत्तरदायित्व अधीनस्थों को प्रत्यायोजित किया जाता है। प्राधिकार और उत्तरदायित्व एक ही चीज है। अंतिम उत्तरदायित्व प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आपने अभी ऊपर पढ़ा, वहीं से आपको इसका उत्तर भी मिल जाएगा। ये तो बिल्कुल सही है, बाध्यता है। परिचालित उत्तरदायित्व अधीनस्थों को प्रत्यायोजित किया जा सकता है, अर्थात जो पहले प्रकार की जिम्मेदारी है या उत्तरदायित्व है, जो पहले दो प्रकार की होती है, संचालन और अंतिम। जो संचालन है वो हम अधीनस्थों को सौंप सकते हैं, प्रत्यायोजित कर सकते हैं, लेकिन जो अंतिम जिम्मेदारी है वह नहीं सौंप सकते हैं। तो यही कह रहा है, तो बी भी सही है। प्राधिकार और उत्तरदायित्व एक ही चीज है, ये गलत है। ये समानुपातिक है, एक ही चीज नहीं है। प्राधिकार से उत्तरदायित्व उत्पन्न होता है अपने आप, ठीक है, दोनों एक ही चीज नहीं है। यही सी गलत है। अंतिम उत्तरदायित्व प्रत्यायोजित नहीं किया सकता, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, उत्तरदायित्व से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? यह एक व्यक्ति कौन सही है बताना। यह एक व्यक्ति द्वारा निष्पादन की बाध्यता, फिर वही चीज, बाध्यता आ गई, बिल्कुल सही है। यह प्राधिकार का परिणाम है, बिल्कुल सही है। प्राधिकार से आपने देखा कि जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व उत्पन्न हो जाती है। परिचालित उत्तरदायित्व अर्थात प्रथम प्रकार की उत्तरदायित्व फल की प्राप्ति को सहज बनाता है, यह बिल्कुल सही है। ठीक है। और चौथा है, परिचालित उत्तरदायित्व अप्रत्यायोजनीय होता है, अर्थात किसी को अधीनस्थों को नहीं सौंपा जा सकता। अभी आपने क्या पढ़ा था, अधीनस्थों को सौंपा जा सकता है जो परिचालित उत्तरदायित्व होता है। तो यहां से भी आपको मिल गया कि 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। ठीक, तो इसका उत्तर कौन होगा दोस्तों? बी इसका सही उत्तर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देख लेते हैं। जिम्मेदारी से आशय अपने कर्तव्यों को पूरा करने की एक व्यक्ति की बाध्यता से है। जिम्मेदारी प्राधिकार का सहज फल है। यह इसका एक नैसर्गिक नतीजा और प्रतिमूर्ति है। जहां कहीं भी प्राधिकार का प्रयोग होता है वहां जिम्मेदारी उत्पन्न हो जाती है। प्रवाह में काम होने के लिए यह बेहद अहम है कि सभी स्तरों पर प्राधिकार और जिम्मेदारी सहावसानी और परस्पर समान हो, है ना। इसे ही उन्होंने तदनुरूपता का सिद्धांत कहा है। तो पूछा भी जा चुका है, तदनुरूपता का सिद्धांत क्या होता है? कि सभी स्तरों पर प्राधिकार और जिम्मेदारी परस्पर समान हो, ठीक, और एक साथ चलने वाले हों। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार करें। समस्या का समाधान, समस्या की पहचान, विकल्पों की खोज, विकल्पों का मूल्यांकन, विकल्पों में तुलना, इनको निर्णय निर्माण के लिए सही चरण, ठीक है, इसका प्रोसेस बताना है, किसके बाद कौन आता है, ठीक, क्रम से इसको लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हो जाएगी समस्या की पहचान, ठीक, समस्या की पहचान सर्वप्रथम करेंगे। उसके बाद विकल्पों की खोज, फिर विकल्पों में तुलना करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तुलना करेंगे, और अंतिम जो चरण होगा मूल्यांकन का चरण होगा। तो क्या हुआ? ए बी डी सी, सी इसका उत्तर होगा दोस्तों, सी इसका उत्तर। फिर अगला प्रश्न है, समस्या समाधान के विभिन्न स्तर नीचे दिए गए हैं। समस्या समाधान के विभिन्न स्तर दिए गए हैं। संबंधित सूचना एकत्रित करना, समस्या चिन्हित करना, सूचना का विश्लेषण, विकल्पों का विकास, चरणों का मूल्यांकन। तो जहां पे चरणों का मूल्यांकन है, इसको तो लास्ट में आप कर दीजिए, ठीक। तो इससे ही आपके अब ये दो विकल्प आपके कट गए। अब आपको ए और बी में तुलना करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? समस्या की पहचान करेंगे, है ना। इसके पहले वाले में हमने देखा। तो समस्या की पहचान सर्वप्रथम करेंगे, 2 सबसे पहले हो जाएगा। फिर सूचना को, जो उससे संबंधित पहचान जो किया है समस्या, उससे संबंधित जो सूचना है उसे सूचना एकत्रित करेंगे, ठीक, पहला। 2 के बाद 1 आएगा। उसके बाद सूचना का विश्लेषण करेंगे, ठीक है ना, संश्लेषण विश्लेषण करेंगे। उसके बाद विकल्पों का विकास करेंगे।
तमाम तरह के विकल्प होंगे समस्या समाधान की, उनका विकास करेंगे, किस तरह की समस्या है, किस तरह का समाधान होना चाहिए, और अंत में चरणों का मूल्यांकन आएगा। तो कौन सा क्रम हुआ? बी इसका उत्तर हो गया दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्णय की विशेषता नहीं है? कौन सी एक निर्णय की विशेषता नहीं है? यह विचार विमर्श तथा तर्क की अंतिम प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है ना, विचार विमर्श और तर्क के बाद ही निर्णय लिया जाता है। बिल्कुल सही है। यह विभिन्न विकल्पों के मध्य सबसे अच्छे ढंग का चयन है। यह भी बिल्कुल सही है। विकल्पों का विकास किया जाता है, जो सबसे अच्छा ढंग होता है समस्या समाधान का, उसका ही चयन किया जाता है। यह साधनों का लक्ष्य से संबंधित संबंध स्थापित करता है। यह भी बिल्कुल सही है। जो साधन होते हैं वो लक्ष्य तक हमको पहुंचा सके, यह संबंधित करता है। यह बॉस के निर्देशों का अधीनस्थों को संप्रेषण है। यह गलत है दोस्तों। इस चीज की जो तकनीकी है, टेक्निकलिटी, उसको समझिए। जो निर्णयन होता है, वो समस्या, जो संगठन होता है उसके हर स्तर पे निर्णय लिया जाता है। यह जरूरी नहीं कि बॉस के निर्देश हों, उनका अधीनस्थों को संप्रेषण ही निर्णय हो, नहीं। निर्णय प्रक्रिया पूरे संगठनिक ढांचा में ही फैली होती है, कई स्तरों पे निर्णय लिए जाते हैं। तो डी इसका गलत होगा, बाकी तीनों सही होगा। अगला प्रश्न है, निर्णय निर्माण के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? यह काम का तरीका निर्धारित करने का कार्य है। बिल्कुल सही है। निर्णय के द्वारा ही काम का तरीका निर्धारित होता है। यह सभी पारंपरिक प्रबंधन कार्यों से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही है। जितने भी पारंपरिक प्रबंधन रहे हैं, आज के हों चाहे पारंपरिक हों, वो निर्णय से जुड़े हुए हैं। यह नीति निर्माण का ही समानार्थी है। ये गलत है दोस्तों। नीति निर्माण कई निर्णयों का एक समूह होता है। ठीक है, कई निर्णयों का समूह, कई निर्णय उसमें जुड़े होते हैं किसी नीति के निर्माण करने में। तो नीति निर्माण और निर्णय समानार्थी नहीं है। यह नीति निर्माण से जुड़ा है परंतु उसका समानार्थी नहीं है। तो 1, 2 और 4 इसका उत्तर होंगे। इसका उत्तर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक निर्णयकर्ता किसी समस्या के निराकरण हेतु संतोषजनक कार्यपद्धति को दृष्टिपथ में रखता है, न कि किसी आदर्श समाधान के लिए खोज करता है। इस सिद्धांत को क्या जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? संतुष्ट कारक निर्णय के सिद्धांत के रूप में, कार्यक्रमबद्ध निर्णय के रूप में, अकार्यक्रमबद्ध निर्णय के रूप में, या फिर कार्यकुशल निर्णय के रूप में। यहाँ पे शब्द पे जाइए कि किसी समस्या के निराकरण हेतु संतोषजनक कार्यपद्धति को दृष्टि में रखता है, न कि किसी आदर्श समाधान के लिए। इसका मतलब ए इसका उत्तर होगा, संतुष्ट कारक निर्णय के सिद्धांत के रूप में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। साइमन की परिसीमित तार्किकता से पहचाना गया सिद्धांत जो संतोषप्रद सक्षम निर्णयों की ओर ले जाता है, बजाय विशालतम बनाने वाले निर्णय की तरफ या आदर्श समाधान की तरफ। ऐसे निर्णय को क्या कहते हैं? संतुष्ट कारक निर्णय का सिद्धांत। ठीक, ए इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निर्णयन से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? निर्णयन संपूर्ण संगठन पर छाया रहता है। निर्णय तथ्यों तथा मूल्यों पर आधारित होते हैं। तथ्य साधनों के निर्धारण में सहायता करते हैं। मूल्य उद्देश्यों के चयन से संबंधित होते हैं। तो दोस्तों, निर्णयन संपूर्ण संगठन पर छाया रहता है, बिल्कुल सही है। संगठन के कई स्तरों पर निर्णय लिए जाते हैं। निर्णय तथ्यों तथा मूल्यों पर आधारित होते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। तथ्य साधनों के निर्धारण में सहायता करते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। तथ्य से हमको पता चलता है, विकल्प और साधन की प्राप्ति होती है। मूल्य उद्देश्यों के चयन से संबंधित होते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। तो चारों ही इसके सही है। जो मूल्य होते हैं वो उद्देश्य की तरफ ले आते हैं, उद्देश्यों के चयन में हमको सहायता करते हैं। तो सभी चारों ही सही है। ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जो पूछे जा चुके हैं यूपीपीसीएस के प्री के एग्जाम में। कोई प्रबंधक किसी क्रेता को पहले खरीदी गई कोई वस्तु वापस करने में सहायता करता है, तो वह सहारा ले रहा है किसका? योजनाबद्ध निर्णय का, गैर योजनाबद्ध निर्णय का, अनिश्चयता का, या फिर बद्ध मूल तार्किकता का।
क्या है, कोई प्रबंधक किसी क्रेता को पहले खरीदी गई कोई वस्तु वापस करने में सहायता करता है, तो यह एक योजनाबद्ध निर्णय का उदाहरण या सहारा ले रहा है। जब कोई प्रबंधक किसी क्रेता को पहले खरीदी हुई कोई वस्तु वापस करने में सहायता करता है तो वह योजनाबद्ध निर्णय का सहारा ले रहा है। सूचना प्रदत्त के प्रक्रमण हेतु व्यक्तिनिष्ठ अनुभव के उपयोग आत्मविश्वास और आत्म प्रेरणा पर आधारित निर्णय लेना संदर्भित करता है। किसे, अंतर्देशीय निर्णय को, तार्किक निर्णय को लेने को, सीमाबद्ध तार्किकता के उपागम को और प्रशासनात्मक निर्णय लेने को। इनमें से किसे संदर्भित करता है? क्या है इसमें, सूचना प्रदत्त के प्रक्रमण हेतु व्यक्तिनिष्ठ अनुभव के उपयोग, आत्मविश्वास और आप प्रेरणा, ये सब अंतर्देशीय निर्णय लेने की पद्धतियां हैं। अंतर्देशीय निर्णय लेने को यह संदर्भित कर रहा है। ठीक है ना, तो इसका ए उत्तर होगा। प्रदत्त सूचना के प्रक्रमण हेतु व्यक्तिनिष्ठ अनुभव के उपयोग, आत्मविश्वास और आत्म प्रेरणा पर आधारित निर्णय लेना अंतर्देशीय निर्णय को संदर्भित करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।